प्यारे बच्चों, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस की सभी रचनाएं यानी कि सभी कंस्ट्रक्शंस को हल करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 11 की सभी रचनाएं, सभी कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रचना 11.1 रचना 11.1 में हमें दिया गया है एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि अगर हमें एक कोण दिया है तो उस कोण के समद्विभाजक की रचना कैसे करेंगे। समद्विभाजक की रचना मतलब कि उस कोण से एक रेखा या किरण खींचेंगे जिससे वो कोण दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें एक कोण दिया गया है एबीसी, ये एबीसी हमें कोण दिया गया है। ठीक है, और इस कोण का हमें समद्विभाजक की रचना करनी है। तो हमें इस कोण एबीसी के समद्विभाजक की रचना करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे कि बीएफ जो है वो समद्विभाजक होगा कोण एबीसी का, जो कोण एबीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। कोण सीबीएफ, ये लाल वाला कोण, और कोण एबीएफ, ठीक है, ये हरा वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमें रचना करनी है बीएफ की, जहां पे हमें एबीसी कोण तो दिया हुआ है और हमें बीएफ की रचना करनी है कि बीएफ जो है कोण एबीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। आइए अब हम रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रचना के चरण। ठीक है, अब जो है रचना का जो पहला चरण है वो क्या है, केंद्र बी को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक है, तो बी को हम केंद्र मानेंगे, बिंदु बी को। ठीक है, और एक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमने लाल रंग का चाप खींच दिया बी को केंद्र मानकर। ठीक है, जो कि किरण बी ए को जो है, किरण बी ए जो है उसको बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और किरण बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने लिख लिया। तो ये हो गया हमारा रचना का पहला चरण। अब रचना के दूसरे चरण में देखते हैं, पुनः डी और ई को केंद्र मानकर। तो पहले हम डी को केंद्र मानेंगे और फिर ई को केंद्र मानेंगे मानकर, तथा 1/2 डी, डी की जितनी लंबाई है, ठीक है, डी और ई को नाप लेंगे, उससे आधे से ज्यादा। ठीक है, 1/2 डी से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। तो पहले डी से चाप लगा लेते हैं। ठीक है, बिंदु डी से एक चाप लगा लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या कितनी लेंगे प्रकार में, 1/2 डीई से ज्यादा। ठीक है, 1/2 डीई से ज्यादा ले लेंगे। उसी प्रकार अब बिंदु ई से, ई पर नुकीला सिरा रखेंगे प्रकार का, और उतनी ही त्रिज्या लेकर चाप लगा देंगे। ठीक है, और 1/2 डीई से ज्यादा त्रिज्या क्यों लेते हैं, ताकि ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। और मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना का दूसरा चरण। अब रचना के तीसरे चरण में कह रहा है कि बिंदु बी और बिंदु एफ को मिलाइए, बी एफ खींचे। तो बी को और एफ को हम मिला देंगे। तो हमने बी और एफ को मिला दिया, बी एफ हमने खींच दिया। ठीक है, यही किरण बी एफ कोण एबीसी का अभिष्ट समद्विभाजक है जो हमें खींचना था। ठीक है, ठीक है, तो कोण एबीसी दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर भाग हमने दर्शा दिए। ठीक है, तो ये हो गई रचना हमारी, रचना 11.1 में जो हमें करनी थी। दोस्तों, जो भी हम रचना करेंगे, रचना करने के बाद हमें उस रचना की प्रामाणिकता भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम रचना की प्रामाणिकता बताते हैं कि जो हमने रचना की वो वाकई में सही है या नहीं, और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो रचना को प्रामाणिकता करने के लिए हम डीएफ और ईएफ को मिलाइए। तो पहले तो डी और एफ को मिला दिया हमने, फिर ई और एफ को हमने मिला दिया। ठीक है, अब त्रिभुज डीबीएफ, ये नीला वाला त्रिभुज डीबीएफ, और त्रिभुज ईबीएफ, ये पीला वाला त्रिभुज, त्रिभुज ईबीएफ। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए डीबी बराबर ईबी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। हमने बिंदु बी से चाप लगाया था जो ई और डी पर जाकर मिला था। ठीक है, तो एक ही चाप की त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो डीबी और ईबी आपस में बराबर हो गए। और ये भुजा है तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। फिर देखिए बीएफ बराबर बीएफ, ये तो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ तो बराबर ही होते हैं, बीएफ और बीएफ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर एफ डी बराबर एफ ई, एफ डी और एफ ई आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एक ही त्रिज्या ली थी, उससे डी से चाप लगाया था और ई से भी चाप लगाया था, जो कि एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी बराबर होंगे। तो ये सभी क्या हैं, भुजाएं हैं, तो हमने एस एस लिख दिया इन सब के लिए। अब अब आप देखिए एस 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 नियम से, एस 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 नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो त्रिभुज का
क्रम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर एसएसएस नियम लगता है तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं के पहला पहला अक्षर ले लेते हैं। तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डीबीएफ। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज डीबीएफ सर्वांग सम होगा। दूसरे त्रिभुज का भी पहला पहला अक्षर ले लेंगे, किसके, क्या मिलेगा हमें, ईबीएफ। तो त्रिभुज डीबीएफ और त्रिभुज ईबीएफ आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस नियम से, एसएसएस के नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। तो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो वही क्रम हमने ले लिया जो क्रम त्रिभुज का है, डीबीएफ कोण डीबीएफ बराबर कोण ईबीएफ। ठीक है, उसी क्रम में ले लिया है। कोण डीबीएफ और कोण ईबीएफ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण डीबीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सीबीएफ, एक ही बात है क्योंकि डी और सी एक ही किरण पर है। तो कोण डीबीएफ को हमने लिख दिया कोण सीबीएफ। ठीक है, उसी प्रकार कोण ईबीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, कोण एबीएफ, क्योंकि ई और ए एक ही किरण पर है। तो कोण सीबीएफ बराबर कोण एबीएफ आ गया हमारा। और यही हमें प्रमाणित करना था कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो कोण सीबीएफ और कोण एबीएफ आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः बीएफ जो है दिए हुए कोण एबीसी का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। बीएफ जो हमने खींचा था वो क्या होगा, दिया हुआ कोण एबीसी का समद्विभाजक होगा। तो इस प्रकार हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई। 11.2 11.2 रचना में हमें एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक लंबार्धक की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें एक रेखाखंड दिया गया है AB और हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, हमें इसका एक लंब समद्विभाजक खींचना है, तो जैसे कि हम PQ खींचेंगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो PQ है वो AB पर लंब भी होगा और AB को समद्विभाजक करेगा, मतलब AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो अगर PQ AB पर लंब होगा तो कोण PMA 90 डिग्री होना चाहिए, कोण PMB भी 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और ये जो PQ है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजक करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो MA और MB ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। रचना के चरण, आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना के पहले चरण में A और B को केंद्र मानकर तथा 1/2 AB से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ठीक है, तो A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मान, पहले बिंदु A को केंद्र माना। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु A पर रखा। ठीक है, और 1/2 AB की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे AB के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो बिंदु A से चाप लगाया AB रेखाखंड के ऊपर और बिंदु A से चाप लगाया AB रेखाखंड के नीचे। ठीक है, और त्रिज्या क्या रखी हमने, 1/2 AB से अधिक। ठीक है, अब वही काम हम बिंदु B के साथ करेंगे। B को केंद्र मानेंगे, नुकीला हिस्सा बिंदु B पर रखेंगे। ठीक है, और बिंदु B से चाप लगाएंगे रेखाखंड AB के ऊपर और नीचे। ठीक है, और त्रिज्या वही रखेंगे जो A को केंद्र मानकर रखी थी, और वो त्रिज्या 1/2 AB से अधिक होगी। तो हमने ऊपर चाप लगाया और नीचे चाप लगाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चरण 1। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये चाप एक दूसरे को P बिंदु पर और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। P और Q को मिलाइए, P और Q को हमने मिला दिया। ये हो गया हमारा चरण 2। चरण 3 में मान लीजिए PQ AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो PQ AB को जहां भी प्रतिच्छेद करती है उसे हमने क्या मान लिया, बिंदु M। तब जो रेखा PMQ है ये रेखा क्या होगी, AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक होगी जो हमें खींचना था। ठीक है, तो ये हो गई रचना, इस रचना 11.2 की। रचना के बाद आइए अब हम रचना की प्रमाणिकता देखते हैं। ठीक है, ए और बी को पी और क्यू से मिलाइए। ए और पी को मिलाया तो एपी मिला, ए और क्यू को मिलाया तो एक्यू मिला, बी और पी को मिलाया तो बीपी मिला, और बी और क्यू को मिलाया तो बीक्यू मिला। अब त्रिभुज एपीक्यू, ये पीला वाला त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज बीपीक्यू, हरा वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एपी बराबर बीपी, एपी और बीपी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। ठीक है, समान त्रिज्या वाले चाप हैं। भुजा है तो हमने एस लिख दिया। PQ बराबर PQ ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ तो बराबर होता ही है। भुजा है तो एस लिख दिया। QA बराबर QB, QA और QB आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एस लिख दिया भुजा है तो। अब
एस 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 के नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। पर इनका क्रम क्या होगा, अगर एस 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 का नियम है तो क्रम क्या होता है, तीनों भुजाओं के पहले अक्षर को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एपीक्यू सर्वांग सम होगा, दूसरे तरफ के भी पहले पहले अक्षर को ले लेंगे त्रिभुज बीपीक्यू के, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एपीक्यू सर्वांग सम त्रिभुज बीपीक्यू के, किस नियम से, एसएसएस के नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे तो संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण एपीक्यू और कोण बीपीक्यू ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हमने क्रम वही ले लिया है, एपीक्यू और बीपीक्यू, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। कोण एपीक्यू को मैं लिख सकता हूँ कोण एपीएम, ठीक है, कोण एपीक्यू को लिख सकते हैं कोण एपीएम, उसी प्रकार कोण बीपीक्यू को हम लिख सकते हैं कोण बीपीएम, ठीक है, क्योंकि एम जो है वो पीक्यू पर ही आता है, ठीक है। तो कोण एपीएम और कोण बीपीएम आपस में बराबर हो जाएंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज एपीएम, ये लाल वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बीपीएम ये नीला वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में एपी बराबर बीपी ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं, भुजा है तो हमने एस लिख दिया। कोण एपीएम बराबर कोण बीपीएम, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था, कोण है तो हमने ए लिख दिया। पीएम बराबर पीएम, उभयनिष्ठ भुजा है तो ये तो आपस में बराबर होनी ही है, ठीक है, भुजा है तो हमने एस लिख दिया। अब दोस्तों एस से एस के नियम से, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब बात आती है इनके क्रम की, अक्षरों का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर एस से एस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो तो क्रम क्या होता है, पहली भुजा का पहला अक्षर, कोण पहली भुजा का पहला अक्षर दोनों तरफ, फिर कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर दोनों तरफ, तो यही क्रम ले लेंगे हम, तो हो जाएगा त्रिभुज एपीएम सर्वांग सम त्रिभुज बीपीएम के। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एपीएम और त्रिभुज बीपीएम सर्वांग सम होंगे, किस नियम से, एस के नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आखिरी और पहला अक्षर ले रहे हैं, आखिरी अक्षर और पहला अक्षर, तो हो गया एम ए, दाएं तरफ भी वही लेंगे आखिरी और पहला, तो हो जाएगा एम बी, तो एम ए बराबर एम बी आ गया हमारा सीपीसीटी के नियम से, एम ए बराबर एम बी, ये किससे आ गया हमारा, सीपीसीटी के नियम से। और ये हमें बताना भी था कि ये जो पी क्यू है ये ए बी का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि एम ए बराबर एम ई होना चाहिए, तो एम ए बराबर एम बी आ गया, तो एक चीज तो प्रमाणित हो गई कि जो पी क्यू है वो पीएम की जो है वो रेखाखंड एबी का समद्विभाजक है। अब लंब भी है, ये बाकी रह गया है प्रमाणित करना, तो पीएम क्यू रेखाखंड एबी का समद्विभाजक है, ये हमने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया, ठीक है, एबी का समद्विभाजक है पीएम क्यू, ठीक है। अब सीपीसीटी के नियम से फिर से क्रम देखिए आप, दूसरा तीसरा और फिर पहला, तो कोण पीएमए, ठीक है, कोण पीएमए बराबर दाईं तरफ भी वही होगा, दूसरा तीसरा और फिर पहला, तो कोण पीएमबी, कोण पीएमए बराबर कोण पीएमबी होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। और कोण पीएमबी है ये भी हमने समीकरण 2 में निकाला है। कोण पीएमए धन कोण पीएमबी बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, हमारा रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण, ठीक है। अब कोण पीएमबी किसके बराबर है समीकरण 2 में, कोण पीएमए के, तो कोण पीएमबी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण पीएमए, तो कोण पीएमबी की जगह हमने रख दिया कोण पीएमए, तो हमें मिला कोण पीएमए धन कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री। कोण पीएमए धन कोण पीएमए कितना हो जाएगा, 2 गुणा कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री, अब 2 को हम नीचे ले जाएंगे 180 के, तो हमें मिलेगा कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री बटा 2, 2 में भाग देंगे 180 का तो हमें मिल जाएगा 90, ठीक है, 2 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 90, तो कोण पीएमए हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, कोण पीएमए 90 डिग्री आ गया। अब समीकरण 2 में देखिए कोण पीएमबी किसके बराबर है, कोण पीएमए के, और कोण पीएमए कितना है 90 डिग्री, तो कोण पीएमबी भी कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री आ गए, तो हम कह सकते हैं कि जो पीक्यू है वो एबी पर लंब है, पीक्यू एबी पर लंब है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पीएमक्यू है रेखाखंड एबी पर लंब है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया था, दर्शाया था, प्रमाणित किया था, एम ए बराबर एम बी, एम ए और एम बी आपस में बराबर हैं, तो पी क्यू ए बी, पी एम क्यू ए बी पर लंब है और पी एम क्यू जो है ए बी का समद्विभाजक भी है, तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि जो पी एम क्यू है रेखाखंड रेखाखंड पी एम क्यू जो है वो
रेखाखंड AB का क्या है, लंब समद्विभाजक भी है। PMQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है, और यही हमें प्रमाणित करना था। 11.3 एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। ठीक है, तो हमें एक प्रारंभिक बिंदु A वाली एक किरण दी गई है AB, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या है A। हमें एक किरण AC की रचना करना चाहते हैं जिससे कि कोण CAB 60 डिग्री हो। ठीक है, कोण CAB 60 डिग्री हो, इसके लिए हमें एक किरण AC की रचना करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना का पहले चरण में A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचते हैं। A को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला भाग A पर रखेंगे और कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। ये लाल चाप हमने खींच दिया और मान लेते हैं कि वह AB किरण को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, AB किरण को जो जहां पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम मान लेते हैं कि वह बिंदु D है। ठीक है, ये हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में D को केंद्र मानकर, अब D को केंद्र मानेंगे तो नुकीला हिस्सा प्रकार का D पर रखेंगे। ठीक है, और उसी त्रिज्या का जो पहले ली गई थी, ठीक है, जो त्रिज्या पहले ली गई थी यानी कि AD के बराबर त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक और चाप खींचेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं जो चरण एक में चाप खींचा था उस चाप को वो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लाल और ये नीला चाप एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है, ये हम मान लेते हैं। ये चाप हमने कहां से खींचा, बिंदु D से। कितनी त्रिज्या लेकर, AD जितनी त्रिज्या लेकर चाप खींचा हमने, और ये दोनों चाप एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु E पर। अब E से जाने वाली किरण AC खींची। ठीक है, E से जाने वाली एक किरण खींची AC, ठीक है, जो E से होकर जाएगी। तो जो कोण CAB है, ये जो कोण CAB है, ये कितने का कोण होगा, 60 डिग्री का अभिष्ट कोण होगा। तो ये दोस्तों हमने रचना कर दी एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की। अब हम इसकी प्रामाणिकता को देखेंगे। तो अब हम इस रचना की प्रामाणिकता देखते हैं। ठीक है, D और E को मिलाइए, तो हमने D और E को मिला दिया। अब आप देखिए EA, AD और D ये तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने रचना ही ऐसी की थी, AD के बराबर ही चाप खींचा था हमने, तो AD DE के बराबर होगा और AE भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाल चाप पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपस में बराबर होंगे। अब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज EAD क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो कोण EAD भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, कोण EAD को हम कोण CAB बोल सकते हैं, तो कोण CAB कितना का हो गया, 60 डिग्री का। तो जो कोण CAB 60 डिग्री का हो गया, यही हमें जांच करनी थी प्रामाणिकता की, कि जो हमने किरण AC खींची है उससे जो कोण बन रहा है कोण CAB वो 60 डिग्री का बन रहा है कि नहीं। हाँ, वो कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमारी प्रामाणिकता की जांच हो गई। रचना 11.4। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ त्रिभुजों की रचना करनी है। तो 11.4 में हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। रचना 11.4 क्या कहती है, दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक त्रिभुज ABC में एक आधार दिया गया BC। ठीक है, एक आधार दिया गया BC, एक आधार का कोण दिया गया है, तो मान लेते हैं वो कोण B है। तो एक कोण B दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, अन्य दो भुजाओं का योग। ठीक है, आधार के अलावा अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, आधार BC है तो अन्य दो भुजाएं होंगी AB और AC। ठीक है, तो AB और AC का योग हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। त्रिभुज ABC की हमें रचना करनी है, ये हमें इस रचना में करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस रचना के चरण को देखते हैं। पहले चरण में बोला गया है आधार BC खींचिए, तो हमने आधार BC खींच लिया और बिंदु B पर दिए हुए कोण के बराबर कोण XBC बनाइए। तो बिंदु B पर जो कोण दिया है कोण B, उससे हमने XBC बना दिया। ठीक है, ये कोण हमें दिया गया है। ठीक है, अब किरण BX से AB धन AC के बराबर रेखाखंड BD काटिए।
ठीक है। बी एक्स पर एक बिंदु लिया हमने डी, ताकि बी डी जो है, बी डी की ऐसा बिंदु लिया डी कि बी डी की दूरी जो है ए बी धन ए सी के बराबर हो, क्योंकि ए बी धन ए सी हमें दिया गया है, तो ए बी धन ए सी हमें पता है, तो उसके बराबर हम एक बिंदु लेंगे डी, तो बी डी बराबर हो हमारा ए बी धन ए सी। ठीक है। अब चरण 3 में डी सी को मिलाइए, डी और सी को मिला दीजिए, और कोण बी डी सी के बराबर, ये जो हरा कोण है इसके बराबर एक और कोण हम बनाते हैं, कोण डी सी वाई। ठीक है। कोण डी सी, एक और कोण बनाया डी सी को आधार मानकर, डी सी वाई, एक किरण खींची हमने सी से सी वाई। ठीक है। तो हमें कोण कोण मिल गया, कोण डी सी वाई। तो ये दोनों कोण बराबर हैं हरे वाले, कोण बी डी सी और कोण डी सी वाई, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि सी वाई और बी एक्स ये दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये तब एबीसी जो है हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जो हमें बनाना था। तो ये एबीसी जो है हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जो हमें बनाना था। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें दी गई हैं, आधार दिया गया, आधार बीसी लंबाई, कोण बी दिया गया है। ठीक है। और अन्य दो भुजाओं का योग, आधार के अलावा जो दो भुजाएं ए बी और ए सी उसका योग दिया गया है। ठीक है। उससे हमने त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब हम इस रचना की प्रामाणिकता को देखेंगे। रचना की प्रामाणिकता करते हैं अभी हम। त्रिभुज एसीडी में ये जो नीला वाला त्रिभुज एसीडी है, इसमें देखिए कोण बीडीसी और कोण डीसीवाई ये दोनों बराबर कोण है। और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.3 में हमने पढ़ा था, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये त्रिभुज एसीडी में बराबर कोण जो है उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो एसी और एडी ये दोनों आपस में बराबर होंगी, एसी और एडी, क्योंकि ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है। अब आप देखिए हमने रचना में माना था बी डी बराबर कितना है, ए बी धन ए डी। ठीक है। ये बी डी बराबर है। ठीक है। और अभी अभी हमारा कितना निकला है, ए डी बराबर कितना निकला है, ए सी। तो ए डी की जगह हम क्या रख देंगे, ए सी। तो बी डी बराबर कितना आ गया हमारा, ए बी धन ए सी, क्योंकि ए डी की जगह रख दिया हमने ए सी। ठीक है। बी डी बराबर आ गया ए बी धन ए सी। ठीक है। और ए बी धन ए सी ही हमें दिया गया था बी डी के बराबर, वही हमारा आ गया बी डी बराबर ए बी धन ए सी। ठीक है। इसका मतलब जो हमने रचना की है वो ठीक है। ठीक है। तो जो हमारी रचना है वो सही है, क्योंकि बी डी बराबर कितना आ गया, ए बी धन ए सी। ठीक है। जो कि हमें दिया गया है, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। रचना 11.5। 11.5 रचना में एक त्रिभुज की रचना करना है हमें, जिसका एक आधार दिया है, हमें एक आधार का कोण दिया है, तथा अन्य जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर दिया हो। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमें एक त्रिभुज एबीसी है जिसका आधार बीसी दिया है। ठीक है। आधार बीसी दिया है हमें, और आधार का कोण दिया, तो आधार का कोण हमने मान लिया कि कोण बी है वो। ठीक, कोण सी भी हो सकता है, हमने मान लिया कोण बी है। आधार का एक कोण दिया है और दो भुजाओं का अंतर दिया है। अब एक भुजा हमें पहले ही दे रखी है आधार बीसी, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, ए बी और ए सी होंगी। ठीक है। या ए सी और ए बी एक ही बात है, पर बीसी नहीं होगी, अन्य दो भुजाएं। तो अन्य दो भुजाओं का अंतर दे दिया है, तो अन्य दो भुजाओं का अंतर होगा या तो ए बी माइनस ए सी या ए सी माइनस ए बी। अगर ए बी बड़ा है तो ए बी माइनस ए सी, और ए सी बड़ा है तो ए सी माइनस ए बी। ठीक है। तो हमें अन्य दो भुजाओं का अंतर दे दिया है, वो अंतर जो है ए बी माइनस ए सी हो सकता है या ए सी माइनस ए बी हो सकता है। ठीक है। और हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है। अब दो स्थितियां पैदा हो रही हैं इस रचना में, कि अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो हमें ए बी माइनस ए सी दिया होगा, ए बी ऋण ए सी दिया होगा। और स्थिति दूसरी है कि अगर ए सी बड़ा है तो हमें ए सी ऋण ए बी दिया होगा। ठीक है। तो हमें दोनों स्थितियों के हिसाब से त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। आइए अब हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं, रचना के चरण। ठीक है। तो पहले हम पहली स्थिति ले लेते हैं जहां पर ए बी बड़ा है ए सी से, अर्थात हमें ए बी बराबर ए बी ऋण ए सी दिया गया होगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में रचना का पहला चरण होगा आधार बीसी खींचिए। तो हमने आधार बीसी खींच लिया, और बिंदु बी पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण, मान लीजिए कोण एक्स बी सी। ठीक है। तो हमें कोण एक्स बी सी खींचना है, तो हमने पहले एक्स बी खींच लिया, तो हमें मिल गया कोण एक्स बी सी। तो ये हो गया हमारा रचना का पहला चरण। दूसरे चरण में हमें कहा गया है किरण बी एक्स से। ठीक है। जो किरण ये बी एक्स है, इसमें ए बी ऋण ए सी के बराबर एक रेखाखंड काटना है हमें बी डी। ठीक है। बी डी की लंबाई कितनी होगी, ए बी ऋण ए सी।
ठीक है, तो बी से शुरू होगा डी तक जाएगा, तो ये हमने बी डी बना लिया जो बी से शुरू होकर डी तक जा रहा है और इसकी लंबाई कितनी है ए बी ऋण ए सी। ठीक है, क्योंकि ए बी ऋण ए सी हमें दिया गया होगा। अब चरण 3 में डीसी को मिलाइए, डी और सी को मिला देते हैं, डी और सी को मिला दीजिए और डीसी के लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए। ठीक है, तो डीसी का लंब समद्विभाजक हमें पी क्यू खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें एक प्रकार लेंगे। ठीक है, और डीसी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो प्रकार का नुकीला भाग पहले हम कहाँ रखेंगे, बिंदु सी पर, और प्रकार में त्रिज्या कितनी लेंगे हम, डीसी के आधे से ज्यादा, और एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ सी से और उसी सी से एक चाप लगाएंगे नीचे की तरफ। अब हम प्रकार का नुकीला हिस्सा कहाँ रखेंगे, बिंदु डी पर। ठीक है, और उतनी ही त्रिज्या का चाप लगाएंगे एक ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को हम मान लेते हैं पी, नीचे वाले बिंदु को हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब ये दोनों पी क्यू को हम जोड़ देंगे, पटरी से स्केल से हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चरण 3। ठीक है, पी क्यू लंब हो गया डीसी पर। ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्या है, डीसी का लंब समद्विभाजक है। चरण 4, माना कि पी क्यू जो है वो किरण बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। बी एक्स और पी क्यू एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, मान लेते हैं बिंदु ए पर। ठीक है, अब ए और सी को मिला दीजिए, ए और सी को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब जो एबीसी है, जो एबीसी है यही हमारा क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। एबीसी क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये रचना हो गई हमारे स्थिति 1 के अनुसार। ठीक है, अब हम इस रचना को प्रमाणित भी करेंगे। आइए अब हम इस रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए जो है वो डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। डीसी का लंब समद्विभाजक क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो ये पी क्यू पर स्थित है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदुओं, यहाँ पर वो दो स्थिर बिंदु कौन से, डीसी को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब कि डीसी, डीसी जो रेखाखंड है के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु। ठीक है, कि डीसी के लंब समद्विभाजक पर सभी जो बिंदु होंगे वो दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर होंगे। तो ए क्या है, डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो ए जो है डी और सी से बराबर दूरी पर स्थित होगा। तो ए डी और ए सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डी और ए सी की लंबाई आपस में बराबर होगी। अब दोस्तों इस आकृति में आप देखिए बी डी किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये जो बी डी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, पूरे ए बी में से, ठीक है, ए से लेके बी तक में से ए डी को अगर हम घटा देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो हम बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी ऋण ए डी। ठीक है, पूरे ए बी में से, पूरा जो ए बी है इसमें से ए डी को घटा देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो हमने बी डी बराबर लिख दिया ए बी ऋण ए डी। अब ए डी बराबर कितना निकाला अभी हमने, ए सी, तो ए डी की जगह क्या रख देंगे, ए सी। तो बी डी बराबर हमारा आ जाएगा ए बी ऋण ए सी। बी डी बराबर आ जाएगा ए बी ऋण ए सी। और दोस्तों हमें इस रचना में दो भुजाओं का अंतर दिया होता है त्रिभुज की। ठीक है, वो भुजाओं का अंतर क्या था, ए बी ऋण ए सी। तो बी डी बराबर आ गया हमारा ए बी ऋण ए सी। ठीक है, तो हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई यहाँ पर। आइए दोस्तों अब हम रचना के चरण देखते हैं दूसरी स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति क्या है हमारी, जब ए बी छोटा हो ए सी से, अर्थात ए सी ऋण ए बी हमें दिया गया हो। ठीक है, तो हमें आधार बी सी तो दिया गया, तो हमने पहले आधार बी सी खींच लिया। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हमें दिए गए कोण के बराबर हमें कितना कोण दिया है, कोण बी। तो हमें कोण खींचेंगे कोण एक्स बी सी। तो एक्स बी बना लिया हमने और ये कोण खींच लिया हमने कोण एक्स बी सी। ठीक है, ये कोण बना लिया हमने। तो ये हो गया हमारा चरण 1। अब विपरीत दिशा में बढ़ी बी, बी एक्स की विपरीत दिशा में हमें एक रेखाखंड बनाना है बी डी। ठीक है, और बी डी की लंबाई कितनी होगी, ए सी ऋण ए बी। ठीक है, जो कि हमें दी गई होगी। तो बी एक्स की विपरीत दिशा में हमने खींचा बी डी और वो बी डी होगा ए सी ऋण ए बी के बराबर। ठीक है, अब तीसरे चरण में कहते हैं डी सी को मिलाइए, डी और सी को मिला दिया और डी सी का लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका हमें पता है, दो बिंदु है तो पहले हम सी बिंदु से, ठीक है, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु सी पर और डीसी से आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेंगे और एक चाप लगाएंगे पहले ऊपर और फिर नीचे। अब जो है हम नुकीला रखेंगे हिस्सा प्रकार का बिंदु डी पर और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे पहले ऊपर फिर नीचे। ठीक है, और ये दोनों चाप जहां पर काटेंगे ऊपर वाले प्रतिच्छेद बिंदु को हम मान लेंगे P और नीचे वाले को मान लेते हैं Q। ठीक है, अब P और Q को मिला देते हैं। तो ये हो गया DC का लंब समद्विभाजक PQ।
PQ जो है लंब हो गया DC पर। अब चौथा चरण में मान लेते हैं कि जो PQ है वो BX को कहाँ पर काटती है, बिंदु A पर काटती है। ठीक है, तो ये बिंदु A ले लिया हमने। अब A और C को मिला दीजिए, A और C को मिला दिया हमने। तो अब जो ABC है वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ABC जो है यही हमारा क्या अभिष्ट त्रिभुज है। अब हम इसकी प्रमाणिकता की जांच करेंगे। ठीक है, इसको प्रमाणित करेंगे। आइए अब हम दूसरी स्थिति की रचना की प्रमाणिकता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिंदु ए जो है डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, डीसी का लंब समद्विभाजक PQ उस पर स्थित है बिंदु ए। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर वो दो स्थिर बिंदु डीसी हैं। ठीक है, तो डीसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु वो दोनों स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर होंगे। तो ए जो है डीसी के लंब समद्विभाजक पर है, इसका मतलब ए जो है डी और सी से बराबर दूरी पर होगा। इसका मतलब AD बराबर AC होगा। और दोस्तों आप इस आकृति में देखिए, इस आकृति में AD बराबर AC हो गया। अब इस आकृति में BD देखिए, ये BD कितना आएगा आपका, पूरा ये जो AD है इसमें से अगर हम AB को हटा देंगे तो हमें BD मिल जाएगा। तो वही लिख दिया हमने, BD बराबर AD ऋण AB। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AD किसके बराबर है, AC के, तो AD की जगह रख देंगे AC। तो BD बराबर आ गया AC ऋण AB। ठीक है, और यही हमारी दूसरी स्थिति थी जहां पर हमें AC ऋण AB दिया गया था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। रचना 11.6। दोस्तों ये रचना देखने में बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इस रचना को हम बहुत आसान तरीके से और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्या कहती है रचना 11.6? एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। ठीक है, परिमाप दिया है मतलब कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया है, तथा दोनों आधार कोण दिए मतलब आधार पर स्थित दोनों कोण दिए हैं। तो समझ लेते हैं इसको, रचना को। आधार के कोण मान लेते हैं हम, कोण B और कोण C हमें दिए हैं, और हमें क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आधार का कोण तो हमने मान लिया कि कोण B दिया होगा हमें। ठीक है, BC को हम आधार मान लेंगे, और आधार का दूसरा कोण कोण C दिया है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, और हमें क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें दिया गया है। ठीक है, BC धन CA धन AB। ठीक है, तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया है, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, ये जो बड़ी भुजा अभी ली है हमने वो हमें दिया हुआ है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है जब जब हमें आधार के दोनों कोण, कोण B और कोण C दिए हों, और त्रिभुज का परिमाप दिया हो यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया हो। तो आइए अब हम त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं। आइए अब हम त्रिभुज की रचना करते हैं। तो रचना के चरण, रचना का पहला चरण है BC धन CA धन AB के बराबर एक रेखाखंड XY खींचिए। ठीक है, हमें त्रिभुज का परिमाप दिया होगा। ठीक है, तो उस परिमाप के बराबर का एक रेखाखंड खींचेंगे हम XY। ये हमने खींच लिया XY रेखाखंड। ठीक है, जिसकी लंबाई होगी BC धन CA धन AB के बराबर, या त्रिभुज के परिमाप के बराबर जो हमें दिया गया होगा। दूसरा चरण में दो चीजें कही गई है। पहली चीज है कोण LXY खींचिए कोण B के बराबर, क्योंकि कोण B भी हमें दिया गया होगा। ठीक है, कोण भी दिया गया होगा, तो हम कोण LXY खींचेंगे। तो पहले तो हमने LX खींच लिया। ठीक है, तो ये LXY कितना होगा, कोण B के बराबर। ऐसा LX हमें खींचना होगा कि कोण LXY जो है कोण B के बराबर हो। और हमें क्या खींचना है, कोण MYX खींचना है जो कि कोण C के बराबर हो। ठीक है, तो हम MY ऐसा खींचेंगे कि ये MYX जो है वो कोण C के बराबर हो। ठीक है, अब तीसरे चरण में हमें कहा गया है, दो चीजें कही गई हैं, कोण LXY और कोण MYX के समद्विभाजित खींचिए। ठीक है, तो हम इन दोनों के समद्विभाजित खींच लेते हैं, और मान लेंगे कि ये समद्विभाजित जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या है, A। तो पहले तो हम इन दोनों के समद्विभाजित खींचते हैं। तो पहले हम कोण LXY का समद्विभाजित खींचेंगे। ठीक है, तो समद्विभाजित खींचने का तरीका हमें पता है। ठीक है, बिंदु X से एक चाप खींचेंगे, तो मान लेते हैं ये जो कोण है वही चाप है। ठीक है, फिर इस चाप का एक बिंदु लेंगे, वहां से एक चाप लगाएंगे, फिर इसी चाप के दूसरे बिंदु से लेंगे और उससे भी एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये चाप जो है जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे दोनों चाप, ठीक है,
उस बिंदु से हम बिंदु एक्स को मिला देंगे और एक किरण खींच देंगे। ठीक है, अब यही काम हम दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ करेंगे तो y से जो कोण बना हुआ है, कोण एम वाई एक्स, ठीक है, उसके चाप का एक बिंदु लेंगे और एक चाप खींचेंगे। उसी चाप का दूसरा बिंदु लेंगे और दूसरा चाप खींचेंगे। ठीक है, ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, उसको y से मिला देंगे। ठीक है, एक किरण खींचेंगे, दोनों को y उससे y से मिला देंगे। अब ये दोनों किरण जहां प्रतिच्छेद करेंगी उसे हम क्या मान लेंगे, बिंदु a। तो ये हो गया हमारा चरण 3। अब हम आते हैं चरण 4 में। चरण 4 में हमें कहा गया है ax का लंबसम द्विभाजक कीजिए और ay का भी लंबसम द्विभाजक कीजिए। ax के लंबसम द्विभाजक को pq कहेंगे हम और ay के लंबसम द्विभाजक को rs कहेंगे। पहले तो हम ax का लंबसम द्विभाजक खींच लेते हैं। लंबसम द्विभाजक खींचने का तरीका हमें पता है। ठीक है, दोनों बिंदुओं से हमें चाप खींचने होंगे तो पहले हम x से चाप खींच देते हैं ऊपर, बिंदु x, फिर और बिंदु x से ही नीचे चाप खींच देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो चाप खींचे हैं हमने, ये त्रिज्या कितनी लेंगे हम, ax के आधे से ज्यादा। ठीक है, और नुकीला भाग कहाँ रखा होगा, x पर। अब नुकीला भाग प्रकार का कहाँ रख देंगे हम, a पर। ठीक है, और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे ऊपर और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को हम मान लेते हैं P, नीचे वाले बिंदु को हम मान लेते हैं Q। P और Q को हम मिला देंगे तो ये जो PQ होगा वो AX का क्या होगा, लंबसम द्विभाजक। अब इसी विधि से हम AY का लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, तो पहले हम Y बिंदु पर प्रकार रखेंगे, प्रकार का नुकीला भाग रखेंगे और AY से आधे से ज्यादा का एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। अब हम प्रकार की नोक रख देंगे A पर और उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर वाला बिंदु R है और नीचे वाला बिंदु S है। R और S को हम मिला देंगे। ठीक है, R S ही क्या होगा, हमारा लंबसम द्विभाजक होगा AY का। तो ये हो गया हमारा चरण Y। अब मान लेते हैं PQ और XY। PQ और XY जो है बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बिंदु B ले लिया हमने। इसी प्रकार RS और XY मान लेते हैं कि ये बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बिंदु C ले लिया। अब A और B को मिलाना है, A और B को मिला दिया और A और C को मिला दिया। ठीक है, ये हमारी होगी रचना का 5वां और अंतिम चरण। तब ABC क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो ये जो ABC मिलेगा वो क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। त्रिभुज की रचना करने के बाद दोस्तों अब हम उस रचना की प्रामाणिकता देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपने पिछली रचना में और जो है पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है, दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, उसका हमने लंबसम द्विभाजक खींचा है, तो उस लंबसम द्विभाजक पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो उन दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु बी जो है AX के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, ये AX है और इसका हमने लंबसम द्विभाजक खींचा था PQ, तो बिंदु B PQ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, XB और AB आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बिंदु B की दूरी X से और A से बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि बिंदु B जो है AX के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बिंदु C जो है AY के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, ये AY है, इसका लंबसम द्विभाजक है RS और बिंदु C RS पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, CY और CA आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बिंदु C A और Y से बराबर दूरी पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए XY किसके बराबर है। ठीक है, ये XY जो हमने लिया था ये किसके बराबर है, XB धन BC धन CY। ठीक है, अब आप देखिए XB अभी हमने कितना निकाला, AB के बराबर, तो XB की जगह क्या रख देंगे, AB। BC को BC ही लिखेंगे। CY अभी हमने कितना निकाला है, CA, तो CY की जगह हम रख देंगे CA और हम देखेंगे विज्ञान का चमत्कार। तो XY बराबर हमारा कितना आ गया, XB की जगह रखा हमने AB, तो AB, BC को BC ही रखा और CY की जगह रखा हमने CA। ठीक है, तो हमारा आ गया XY बराबर AB धन BC धन CA। ठीक है, और AB धन BC धन CA क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो रचना की प्रामाणिकता का पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया कि जो हमने XY लिया था वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर या त्रिभुज के परिमाप के बराबर ही है।
आइए दोस्तों, अब हम इस रचना के बाकी भागों की प्रामाणिकता देखते हैं। तो दोस्तों कोण ए एक्स बी जो है 1/2 होगा, आधा होगा कोण एल एक्स वाई का। क्यों? क्योंकि ये जो ए वाई किरण है, ठीक है, ये कोण एल एक्स वाई को समद्विभाजित करती है। तो कोण ए एक्स बी, ये वाला कोण आधा होगा कोण एल एक्स वाई के। ठीक है, ये हमने रचना में किया था। और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब हम इस प्रमेय को प्रयोग करने वाले हैं, उसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो त्रिभुज ए बी एक्स में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी एक्स, ये त्रिभुज में आप देखिए एक्स बी और ए बी बराबर है। ठीक है, एक्स बी और ए बी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु बी क्या है, ए एक्स के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अगर लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे। ये अभी हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे तो प्रमेय 7.2 के अनुसार इन दोनों भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों भुजाओं के समूह कोण कौन कौन से हैं? कोण ए एक्स बी और कोण एक्स ए बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब अब आप देखिए कोण ए एक्स बी कितना था, निकाला था हमने अभी 1/2 गुणा कोण एल एक्स वाई। तो कोण ए एक्स बी 1/2 एल एक्स वाई के बराबर होगा, और ए एक्स बी बराबर है एक्स ए बी की, तो एक्स ए बी भी 1/2 एल एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए बहिष्कोण से त्रिभुज ए बी एक्स में ही, ठीक है, इसी त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसमें इसका बहिष्कोण कौन सा है, इस त्रिभुज का कोण ए बी सी, ये वाला कोण। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण किसके बराबर होता है, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ए एक्स बी धन कोण एक्स ए बी, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए ए एक्स बी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण 1/2 कोण एल एक्स वाई, और एक्स ए बी की जगह भी हम क्या रख देंगे, 1/2 कोण एल एक्स वाई। ठीक है, तो दोनों की जगह हमने रख दिया, दोनों बराबर है। तो कोण एबीसी बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 कोण एल एक्स वाई धन 1/2 कोण एल एक्स वाई। 1/2 धन 1/2 कितना होगा पूरा, तो कोण एबीसी बराबर आ गया हमारा कोण एल एक्स वाई। ठीक है, और रचना में जो हमें दिया गया था, हमने कोण एल एक्स वाई किसके बराबर माना था, कोण बी के बराबर। तो कोण एबीसी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कोण बी के बराबर। ठीक है, तो कोण एबीसी हमारा आ गया कोण बी के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रमाणित करना था। ठीक है, तो हमने इस रचना के दूसरे भाग को भी प्रमाणित कर लिया। दोस्तों रचना की प्रमाणिकता का तीसरा भाग तो बिल्कुल ही दूसरे भाग के जैसा ही है, तो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोण ए वाई सी जो है आधा होगा कोण एम वाई एक्स के। क्यों? क्योंकि ये जो ए वाई किरण है, ये कोण एम वाई एक्स को समद्विभाजित करती है। तो कोण ए वाई सी, ये वाला कोण आधा होगा कोण एम वाई एक्स के, इस कोण के। ठीक है, और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय को भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे। अब त्रिभुज ए वाई सी में, ठीक है, ये नीला वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। ठीक है, सी वाई और सी ए बराबर है, ये अभी अभी हमने देखा था, सी ए और सी वाई आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज ए वाई सी में क्या होगा, इनके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी, ये दोनों कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण ए वाई सी किसके बराबर निकाला था अभी हमने, 1/2 एम वाई एक्स के। तो ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, 1/2 कोण एम वाई एक्स के। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसी त्रिभुज में, नीले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए वाई सी में इसका बहिष्कोण कौन सा है, कोण ए सी बी। ठीक है, और हम जानते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाकी दोनों कोण कौन कौन से हैं इस त्रिभुज में, कोण ए वाई सी, और दूसरा कोण होगा धन कोण वाई ए सी, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। और हम जानते हैं यहाँ पर कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी किसके बराबर है, 1/2 कोण एम वाई एक्स के। तो दोनों की जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 कोण एम वाई एक्स। 1/2 कोण एम वाई एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वाई एक्स कोण एम, तो कोण एसी भी हमारा आ जाएगा कोण एम वाई एक्स के। ठीक है, और दोस्तों रचना में हमने क्या माना था, कोण एम वाई एक्स कितना लिया था हमने, कोण सी के बराबर। तो अब कोण एसी भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था कि जो कोण एसी भी है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण सी के बराबर। तो इस तरह हमने रचना की प्रमाणिकता कर ली।
ठीक है, हमारी रचना की प्रामाणिकता पूरी हुई। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।